नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में जो 10th क्लास का हिंदी का जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका संपूर्ण हल सहित हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं हमारे इस बार जो पेपर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी। जी, ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा जो 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है वो हल करवाया गया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को भी आप देख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे और 2023-24 के एग्ज़ाम में जो है वो किस प्रकार के जो पेपर है हमारे आने वाला है। तो यहाँ पर टाइमिंग है जो आपके 3.25 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 80 नंबर का ये जो टोटल पेपर होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जो हिंदी का पेपर है उसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो खंड ए है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया पहला कि निम्नलिखित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दी गई अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो पहला जो खंड ए के अंदर है आपसे प्रश्न पहले में जिसमें 12 नंबर के क्वेश्चन है वो टोटल पूछे जाएंगे और जिसमें ए बे सैदे से यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पंडिताइन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? पंडिताइन, पंडित आइन, आइन प्रत्यय है जो यहाँ पर इसमें है। इसमें आइन प्रत्यय है जो हो गया। और अगला दूसरा ऑप्शन है इसमें कि स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सौ प्लस छ, सौ प्लस वच्छ और सौ प्लस अच्छ और शु प्लस अच। तो यहाँ पर स्वच्छ शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा शु प्लस अच। जो द ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बर्मर गीत की भाषा है। तो बर्मर गीत की भाषा क्या है? अवधी है, संस्कृत है, उर्दू है और ब्रिज है। तो बर्मर गीत है जो सूरदास जी द्वारा लिखा गया गीत है। तो इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। अगला चौथा सवाल है कि अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? तो फागुन, श्रावण, चैत्र और वैशाख। तो यहाँ पर जो ये कविता है इसके अंदर जो है आभा किस आभा का वर्णन है? तो यहाँ पर है फागुन की। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का है वो जन्म कहाँ पर हुआ है? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो है कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, उदयपुर। तो वाराणसी के अंदर है जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है। अगला सवाल है शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान शत्रु माना है? तो शिव धनुष को जो है उसका शत्रु किसके समान माना है यहाँ पर? तो सहस्त्रबाहु, जो सहस्त्रबाहु के समान है वो परशुराम ने अपना जो परम शत्रु है वो माना है। अगला सवाल है शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो शहर के मुख्य दरवाजे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो यही सच हैं इस कहानी संग्रह के लेखक हो जाएंगे यशपाल, यतीन्द्र मिश्र, मनु भंडारी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा जो मनु भंडारी है वो यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं। अगला सवाल है लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से जो कवि ने व्यंग्य किया कवियों पर, नई कहानियों के लेखकों पर, नवाबों पर या स्वयं पर। तो ये जो व्यंग्य किया है वो किया है नवाबों पर। अगला सवाल है मानव संस्कृति है। मानव संस्कृति कैसी है? विभाज्य,
अविभाज्य, विनाशकारी और प्रलयंकारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बे ऑप्शन अविभाज्य। तो मानव संस्कृति कैसी है? अविभाज्य है, विभाजित नहीं होने वाली संस्कृति है। अगला सवाल है मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो मेहनतकश बादशाहों का शहर किसको कहा गया है? गंतोक को, जयपुर को, लखनऊ को और हैदराबाद को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन गंतोक को है, जो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला है पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। तो तारकेश्वर को किस प्रकार से किस नाम से बुलाते थे? नेमिनाथ, भोलानाथ, बैद्यनाथ और सोमनाथ। तो यह जो है भोलानाथ के नाम से बुलाते थे। ये हमारे थे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे, ऑप्शन से जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। अब जो रिक्त स्थानों की पूर्ति, दूसरा ही क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों से रिलेटिव है। जो 6 नंबर के आपके 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चन तो होंगे किसके? ऑप्शन वाले, और 6 क्वेश्चन होंगे रिक्त स्थान से रिलेटिव। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में पहला रिक्त स्थान दिया गया है कि जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पर द्विकर्मक आ जाएगा। अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ करके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। तो जो ये रिक्त स्थान है आपके, तो ये आपके जो व्याकरण से रिलेटिव है वो पूछे जाएंगे। अगला तीसरा सवाल है जिसमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो तीसरा सवाल है आपका गद्यांश से रिलेटिव रहने वाला है। इसमें एक गद्यांश दिया हुआ आएगा और इसमें कुछ जो क्वेश्चन है इससे रिलेटिव पूछे जाएंगे और उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित गद्यांश का शीर्षक है वो हो जाएगा यहाँ पर कि शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का महत्व है। और दूसरा सवाल है इसमें कि व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो व्यक्ति और राष्ट्र का निर्माण है जो किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला तीसरा सवाल पूछा गया इसमें कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है वो है शिक्षा। यानी ये जो गद्यांश है वो शिक्षा से रिलेटिव है। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा है और स्वदेशीय होनी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो गांधी जी के शिक्षा के विचार थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से छांट कर बताइए। तो यहाँ पर विनाश शब्द का विपरीतार्थक अर्थ यानी विलोम शब्द बताना, तो विनाश का हो जाएगा निर्माण प्रयुक्त हुआ। अगला सवाल है 4 नंबर आपसे पूछा गया निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर है जो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यह जो एक तो गद्यांश से रिलेटिव पूछा जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है वो, और यानी जो इसमें कितने नंबर का हो जाएगा ये गद्यांश? तो 6 नंबर का है जो गद्यांश। 12 नंबर के तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो ऑप्शनल जो ऑप्शन से रिलेटिव बहुविकल्पी जो क्वेश्चन वो होंगे, और फिर हो जाएंगे 6 आपके रिक्त स्थान, 6 नंबर का गद्यांश, और जो पद्यांश है ये भी 6 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कविता दे रखी है, इस कविता के से कुछ क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। जैसे ये कविता दे रखी है, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ गया अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का किस्सा हो वसंत। ये कविता है और इसमें से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो
तो यहाँ पर शीर्षक हम लिख देंगे वसंत का सौंदर्य या वसंत का आगमन। फिर है दूसरा सवाल, मधु लेकर कौन आया है? तो मधु लेकर कौन आया है? तो मधु को लेकर अनंग, अनंग किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। जो कामदेव है वो मधु लेकर के आया है। अगला सवाल है, कंत किस वेश में है? तो कंत किस वेश में है? कंत है जो वीर वेश में है। किस वेश में है? वीर वेश में है। वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वसुधा की तुलना है जो वधु से की गई, यानी बहू से की गई है। आगे है प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश के अंदर वसंत ऋतु का है जो वर्णन किया गया है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो फूली सरसों ने अपना जो रंग है वो हरितिमा युक्त पीला रंग है वो दिया है। ये हमारा पद्यांश हो गया। जो खंड ए के अंदर गद्यांश, पद्यांश, एवच्छेद और रिक्त स्थान जो पूछे जाएंगे। अब है खंड बे। तो खंड बे के अंदर निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो 40 शब्दों से हमें रिलेटिव यहाँ पर आंसर देखना है। जो 14 नंबर के हैं जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 5वां सवाल पूछा गया है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो काशी संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया, काशी को जो संस्कृति की पाठशाला इसलिए किया गया कि शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। हम यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए है जो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। अगला है संस्कृति असंस्कृति कब बदल जाती है? तो संस्कृति है जो असंस्कृति में कब बदल जाती है? लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूट कर मानव के अकल्याण और विनाश में जो सहायक बन जाती है तब वह असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। इसलिए मानव में कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। अगला सवाल है जो संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। संगतकार जो कविता है इसका मूल भाव लिखना है। तो संगतकार कविता में संगतकार का महत्व बताया गया और वह मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है और उसके स्वर को बिखरने नहीं देता है और उसे सफलता दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। उसे भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अगला 8वां सवाल है आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का है जो प्रयोग किया है? तो आत्मकथा है जो किसकी है? तो ये आत्मकथा कविता है जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा कविता में बिंब विधान योजना में अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को गाकर रीति के रूप में और परिवार को जीवन के सपने के रूप में, पत्नी को पाथेय के रूप में एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में है जो प्रयोग किया है। अगला सवाल है लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ? तो लेखक को जो हिरोशिमा है तो हिरोशिमा में लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहां जले हुए पत्थर पर लंबी उसली छाया देखकर अनुमान लगाया कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ और जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया और वह व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया। 10वां सवाल है पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? तो लेखिका को पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंदानुभूति हुई और किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उनका जीवन है वो दुखदायी लगा। और वहाँ पर औरतें पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर गिट्टियाँ तोड़ती हैं और मजदूरी करती हैं। अगला 11वां सवाल है
जो आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। तो 11वां सवाल है आपका जो मुहावरों या कहावतों से रिलेटिव आने वाला है। तो आंखें भर आना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि आंख से आंसू आना अर्थात दुखी होना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मायके से विदा होते समय जो हर बेटी की आंखें भर जाती हैं। ये था हमारा खंड ए और खंड बे। अब हमारा है खंड से। तो खंड से में जो अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो खंड से के अंदर 12वां क्वेश्चन है हमारा आएगा, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये जो गद्यांश से रिलेटिव रहने वाला है। एक तो अपठित गद्यांश आएगा जो आपके पढ़ा हुआ नहीं होगा, और एक अपठित गद्यांश आएगा जो आपकी किताब से रिलेटिव होगा, जो आपके पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया और इस गद्यांश के क्वेश्चन पूछे गए हमसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक दुखी क्यों हो गया। तो लेखक है जो क्यों दुखी हो गया, तो हम ये गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेखक इसलिए दुखी हो गया कि लोग है जो देशभक्ति की कदर नहीं करते हैं। और दूसरा सवाल है हालदार साहब कितने दिनों बाद है जो कस्बे से गुजरे। तो हालदार साहब है 15 दिनों बाद कस्बे से गुजरे। तीसरा सवाल है इसमें सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। तो सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था क्योंकि मास्टर बनाना है जो भूल गया। अगला सवाल है लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था। तो सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं होना और लोगों को में देशभक्ति नहीं, इसलिए वो यहाँ पर रुक गया था। और इसमें जो 12वां क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में आपके एक या फर्स्ट और सेकंड अथवा के अंदर ये जो क्वेश्चन है दिया जाएगा, तो आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगला सवाल पूछा गया है 13वां सवाल प्रस्तुत पठित पद्यांश जो है पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 12वां सवाल हमारा गद्यांश से रिलेटिव हो जाएगा और 13वां सवाल है जो पद्यांश से रिलेटिव हो जाएगा। तो 13वां सवाल भी हमारे 4 नंबर का आएगा, 12वां भी 4 नंबर का खंड से के अंदर होगा। और यहाँ पर जो 12वां और 13वां हैं दोनों अथवा में होंगे, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप कर सकते हो। और प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा, तो ये एक कहानी कविता है जो दी गई है और इस कविता के माध्यम से हमें इस प्रश्नों का आंसर करना है। तो वो कवि खेतों में फल फूल रही फसलों के विषय में कह रहा है। दूसरा सवाल है यहाँ पर पूछा गया कि फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो फसल है जो मनुष्यों अर्थात किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा का परिणाम है। अगला सवाल है रूपांतर है सूरज की किरणों का पंक्ति का आशय लिखिए। तो इसका आशय यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपना उष्मा का रूपांतरण दिया है। अगला 4 नंबर सवाल पूछा गया है फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है। तो यहाँ पर कवि ने किया है जो कि फसल के लिए सैकड़ों नदियों का जल, सूरज की किरणें, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श अर्थात उनका श्रम आवश्यक तत्व है। अथवा में भी दे रखा है, तो यहाँ पर हमने एक है जो सोल्व कर लिया और उसको देख लिया किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भक्त की जो किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत का गया। 3 नंबर का सवाल है या फिर अथवा के अंदर दे रखा है लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती हैं। तो हम यहाँ पर 1 नंबर जो बाल गोविंद है इसका आंसर देख लेते हैं। तो खेती बाड़ी से बड़े जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि सरलता, सत्यनिष्ठा, कर्मशीलता, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षणों में निर्लिप्तता, काम, क्रोध, मोह और लाभ का परित्याग यही सच्चे साधु की पहचान है और यह सभी गुण हैं जो बाल गोविंद भगत में थे।
सांसारिकता के त्याग और पूजा अनुष्ठानों के आडंबर से ही कोई साधु नहीं बनता। इसी कारण भगत जी गृहस्थ होते हुए भी एक सच्चे साधु थे। ये आंसर है बाल गोविंद जो भक्त की विशेषता है उनकी, और ये गृहस्थ होते हुए भगत कहे गए। अगला 15वां सवाल है, आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखिए या अथवा ज्यों 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 जल मह तेल की गागरी बूंद ने तको लागती पंक्ति के माध्यम से बताए कि गोपियां संपूर्ण पद में उद्धव पर क्या व्यंग्य करती है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं जो आत्मकथ्य कविता का है। तो कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं करना चाहता, अपनी भूलों और प्रवचनाओं को व्यक्त करने में हीनता की अनुभूति होती है। और उज्ज्वल गाथा तो सभी कह लेते हैं, परंतु मेरे जीवन में सुख के क्षण मुझसे सदा दूर ही रहे। मेरी प्रिया भी मुझसे शीघ्र बिछुड़ गई थी, अब तो केवल स्मृतियाँ शेष हैं और मेरी व्यथा है कथा है जो भी मंद पड़ गई है। ये जो जयशंकर प्रसाद ने इस आत्मकथ्य कविता के अंदर बताया है। अगला 16 सवाल है जो खंड द से रिलेटिव है। तो खंड द के अंदर 16 सवाल दिया गया कि यतेंद्र मिश्र के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए या फिर कवि जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए। तो ये जो 16 क्वेश्चन है आपके पेपर में तो 4 नंबर का आएगा और ये जो आपके कवि परिचय से रिलेटिव होगा, यानी कवि का जो व्यक्तित्व या कर्तृत्व जो उसका परिचय है वो यहाँ पर आपको लिखना है, यानी 16 क्वेश्चन कवि परिचय से रिलेटिव होगा। तो यहाँ पर हम जो छायावादी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में देख लेते हैं। तो छायावादी कवि जयशंकर का जो जन्म है वो 1889 में वाराणसी में हुआ और काशी के प्रसिद्ध कविंस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां प्रतिकूल होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। इनका जीवन अत्यंत जो संघर्षमय रहा और सन 1937 में इनका जो निधन हो गया और इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, कविता आदि विधाओं पर लिखा है। प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। कामायनी इनकी जो कालजयी कृति है, कामायनी सबसे प्रसिद्ध है जो इनकी कृति भी है कामायनी है। अगला 17वां सवाल है कि साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताए कि लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा, या अथवा में बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए माता का आंचल पाठ के आधार पर बताए कि यदि ये घटना वर्तमान समय में होती तो बाबूजी की क्या प्रतिक्रिया होती। तो हम यहाँ पर जो बाबूजी दूसरा अथवा दिया गया बाबूजी गुरुजी की चिरोरी, इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चे वृद्ध मोहसन तिवारी का रास्ते में मजाक उड़ाकर भागे। मोहसन तिवारी ने सीधे पाठशाला जाकर शिकायत की तो गुरुजी ने 4 छात्रों द्वारा उनको घर पकड़वा कर बुलवाया और उनको क्या है सजा भी दी। जब ये घटना बाबूजी को ज्ञात हुई तो पाठशाला जाकर गुरुजी से चिरोरी यानी विनती, चिरोरी का अर्थ है विनती, कर उन्हें घर ले चले। रास्ते में दोनों को देखकर वे पुनः खेलने लगे और जीवों को परेशान करने लगे। वर्तमान परिवेश में यदि ये घटना होती है तो पिताजी उन्हें सीधे घर लेकर जाते और उन्हें समझाते अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, न कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। जीव जंतुओं को व्यर्थ कभी नहीं सताना चाहिए।
18वां सवाल है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध से रिलेटिव 6 नंबर का निबंध आएगा। तो यहाँ पर निबंध है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप जो किन्हीं इनमें से एक विषय पर आपको निबंध है जो लिखना है। जैसे इस 1 नंबर दिया गया है, आतंकवाद एक समस्या, और पर्यावरण प्रदूषण, और अनुशासन का महत्व, मेरी अविस्मरणीय यात्रा। तो आतंकवाद एक समस्या है, तो प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद से उत्पन्न समस्या और आतंकवाद से निपटने के उपाय और उपसंहार, इन बिंदुओं पर हमें आतंकवाद एक समस्या पर जो ये निबंध है वो लिखना है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप RVSC क्लास 6 to 12 में आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से जाकर के आप इनको देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें ये जो निबंध है, ये जो पेपर है वो हमारे आने वाला है, संपूर्ण देख सकते हो। 19वां सवाल है आपका जो प्रार्थना पत्र से रिलेटिव आने वाला है। तो इसमें दिए गए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए अपने मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए एक पत्र है लिखना है। प्रार्थना पत्र और पत्र अथवा में आएंगे, और 4 नंबर का है जो ये क्वेश्चन आने वाला है 19 नंबर का। तो यहाँ पर जो प्रार्थना है, प्रार्थना लिखने, प्रार्थना पत्र विद्यालय खेलों में सप्ताह में बनाए गए संबंध के अंतर्गत जो है प्रार्थना पत्र है ये आप लिख सकते हैं। अगला 20वां सवाल है, निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री है तो विज्ञापन लिखिए, या फिर व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने आने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो 20वां सवाल है आपका 4 नंबर का आएगा, और ये विज्ञापन से रिलेटिव होगा। तो 19वां सवाल जो होगा प्रार्थना पत्र से, 18वें के अंदर आ जाएगा आपके निबंध, और 20वें के अंदर है जो विज्ञापन आएंगे। तो ये जो पेपर है हमारा हिंदी का इस प्रकार से होने वाला है। टोटल है जो 20 क्वेश्चन है इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस हिंदी के पेपर को आसानी से समझ सकें कि किस प्रकार का जो हमारा बोर्ड के द्वारा जो पेपर होगा वो पूछा जाएगा। और इससे पहले जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको सॉल्व करवाया गया, उसको नहीं देखा तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जा कर के देख सकते हो। और संपूर्ण जो आपका पेपर है वो जल्द ही आप इस चैनल पर है जो अपलोड कर दिए जाएंगे वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं और किसी नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।